Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 27th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, आइए आज के लेक्चर का भी आगाज़ करते हैं विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि स्ट्रेस को किस तरह से क्वान्टिटेटिवली मेजर किया जा सकता है और वो क्या क्वांटिटेटिव स्केल्स हो सकते हैं या डायमेंशंस हो सकती हैं जिसके मुताबिक हम स्ट्रेस के डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिफरेंसेस को तलाश कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि स्ट्रेस किस तरह से इल हेल्थ या डिजीज़ की तरफ लेकर जाता है। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड दैट हाउ कैन वी मेक साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्कस करना शुरू किया कि स्ट्रेस के क्वान्टिटेटिव डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस को मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर किस तरह से देखा जा सकता है कि हम कुछ क्वांटिटेटिवली इसको मेजर कर सकें, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिसके मुताबिक हम स्ट्रेस की इंटेंसिटी को नोट कर सकते हैं। और वो 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं: नंबर 1 इंटेंसिटी, नंबर 2 ड्यूरेशन, नंबर 3 रेट एंड कंट्रोलेबिलिटी। नेचुरली जब आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई साहब स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं तो उनका स्ट्रेस का लेवल क्या है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग भी पर्सनली भी स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं। स्ट्रेस इज़ समथिंग दैट गोज़ ऑन विद अ लाइफ। इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट हैज़ टू बी एडजस्टेड whenever there are environmental changes around us. So stress is something that we cannot escape, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ के अंदर चेंजेस आती जाएंगी, जैसे जैसे हम मुख्तलिफ मराहिल में से गुजरते जाएंगे, स्ट्रेस किसी न किसी तरह से आता रहेगा। और हमने अपने पिछले चंद लेक्चर्स के अंदर ये भी नोट किया कि स्ट्रेस दरअसल एक शायद हमेशा से नेगेटिव चीज़ नहीं है, या हम स्ट्रेस को इन इट्स एंटायरिटी कैनॉट टेक एज समथिंग वेरी वेरी नेगेटिव। यस, स्ट्रेस दरअसल एक बहुत ज़्यादा एडेप्टिव रिस्पॉन्स ही है। जब भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आती है, हम एनवायरनमेंट के साथ अपनी हार्मनी को लूज़ करते हैं, या हमारी एनवायरनमेंट के अंदर जो पीसफुल हालात हैं उनके अंदर कोई डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है, तो उस सूरत हाल के अंदर हम स्ट्रेस में से गुजरते हैं। दरअसल स्ट्रेस हमारे जिस्म के अंदर एक तहरीक पैदा करता है जिसके तहत हम ये कोशिश करते हैं कि हम या तो अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करें या अपने आप को चेंज करें और किसी न किसी तरह एडजस्टमेंट पैदा की जाए। सो जब हम स्ट्रेस को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम ये पिन पॉइंट कर सकें कि स्ट्रेस की नौइयत क्या है। अब स्ट्रेस एक इट्स नॉट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बिकॉज स्ट्रेस हैज़ मैनी डिफरेंट डायमेंशंस टू इट। स्ट्रेस के अंदर आप उसकी इंटेंसिटी को भी फील कर सकते हैं, उसको क्वालिटेटिवली भी फील कर सकते हैं और उसको क्वांटिटेटिवली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हम एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं स्ट्रेस के अंदर, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये जान सकें कि मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर स्ट्रेस के लेवल को किस तरह से नोट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जब भी हम स्ट्रेस की इंटेंसिटी की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि स्ट्रेस कितनी शिद्दत का है, तो हम उसके अंदर 2 चीज़ों को देख सकते हैं। नंबर 1 कि स्ट्रेस जो चीज़ दे रही है और या फिर जो स्ट्रेस है उसका मैग्नीट्यूड इन इटसेल्फ कितना ज़्यादा है। बाज़ ऐसे वाक़यात, ऐसे हादसात होते हैं जो हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, लेकिन बाज़ ऐसे वाक़यात और हादसात होते हैं जिसमें इंसानों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक साहब के लिए अपनी जॉब का छुटना शायद इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो जितना शायद एक दूसरे साहब के लिए हो सकता है। यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमने अपनी पिछली चंद डिस्कशंस के अंदर नोट किया कि स्ट्रेस का एक कॉग्निटिव पार्ट भी होता है, कि हम स्ट्रेस को कॉग्निटिवली ये किस तरह से परसीव करते हैं, या वो सारी चीज़ें, वो सारे सोर्सेज जो हमें स्ट्रेस देते हैं उनको हम कॉग्निटिवली किस तरह से परसीव करते हैं। नेचुरली जब हम अपनी प्राइमरी अप्रेजल और सेकेंडरी अप्रेजल की बात करते हैं तो दरअसल हमारा मकसद ये होता है कि हम ये जान सकें कि ये स्ट्रेस मेरी शख्सियत के हिसाब से
किस लेवल का स्ट्रेस है. सो द बॉटम लाइन इज व्हेनेवर वी टॉक अबाउट intensity is not only a very qualitative experience but it is also a quantitative experience. स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में से गुजरती है और हम उन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को हमेशा मॉनिटर कर सकते हैं. जब हम स्ट्रेस के हिसाब से फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को मॉनिटर करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम अपने हार्ट रेट को या अपनी हार्मोनल सिक्रीशंस को मॉनिटर कर सकें और उसके हिसाब से ये जान सकें कि बॉडी का जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है इस स्ट्रेसर के अगेंस्ट उसकी नौयत या उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है. और यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस तरह से रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ चीज़ें स्ट्रेसफुल नहीं हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ चीज़ें ये सेम चीज़ें स्ट्रेसफुल हो सकती हैं. साथ ही साथ कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. मिसाल के तौर पर लाउड म्यूज़िक की आवाज़ आपको एक सर्टन कंडीशन के अंदर तो अच्छी लग सकती है लेकिन एक दूसरी कंडीशन के अंदर वो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है. So every time we talk about intensity, this is actually a concept that we can measure on various different dimensions. The next important thing or the next important dimension about the stress, whenever we try to find out that what is the degree of stress or level of stress, the next important point would be the duration of stress. कि आप स्ट्रेस के अंदर कितनी ड्यूरेशन तक रहते हैं. अगर स्ट्रेस की ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म है, छोटी है, तो आप स्ट्रेस को फ़ौरन से डील करने की कोशिश करेंगे, आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर स्ट्रेस की ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो नेचुरली स्ट्रेस का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर हमारी पूरी साइकोलॉजी, पूरी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है. दिस इज़ अ वेरी वेरी टैक्सिंग एक्सपीरियंस. और जैसे कहते हैं ना कि किसी मजदूरी करने के लिए जो खाना हम खाते हैं उसकी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेस को डील करने के लिए हमें अपनी फिजियोलॉजिकल रिजर्व्स की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ अपने साइकोलॉजिकल रिजर्व्स की भी ज़रूरत पड़ती है. और ये नेचुरल सी बात है कि अगर स्ट्रेस की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए तो हम इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि अपने फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देंगे. और इस सारी कार्रवाई के बावजूद अगर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस फिर भी परसिस्ट करते रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने स्ट्रेस को डील करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो कम रह गई है और स्ट्रेस की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है. सो ड्यूरेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेस. मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं रेफ्यूजीज़ की, जब भी कोई वॉर्स होती हैं या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो बहुत सारे रेफ्यूजीज़ पैदा होते हैं जो ऐसे लोगों की कम्युनिटीज़ होती हैं जो अपने इलाकों से डिस्प्लेस हो जाती हैं और मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में इन्हें जाकर एडजस्ट करना पड़ता है. जब रेफ्यूजीज़ किसी दूसरे इलाके में जाकर एडजस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस हैं दोज परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. एंड इवन दो दे ट्राई टू एडजस्ट विद द न्यू एनवायरनमेंट, विद द न्यू different circumstances, but this entire activity becomes very stressful for them and it stays for a very longer time period. Similarly, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर देखें तो बाज़ वाक़यात ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेस की ड्यूरेशन छोटी है, लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी होती जाती है. और जब आप किसी लंबे स्ट्रेस के अंदर जाना शुरू करते हैं, किसी ऐसे स्ट्रेस में जाते हैं जिसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इवेंचुअली दैट starts impacting not only your mental health but your physical health also. So when we talk about measuring stress or understanding different levels of stress, duration plays a very very important role here. The next important point is the rate. Rate means कि कोई भी stressor खास time period के अंदर कितनी दफ़ा impact करता है एक इंसान को. Yes, the rate of stress plays a very very important role. स्ट्रेसर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी ड्यूरेशन क्या रही, उनकी इंटेंसिटी क्या रही, ये जब सारी चीज़ें हम कंबाइन करते हैं वी हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रेस. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कंट्रोलेबिलिटी. नेचुरली जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंजेस पैदा हो गई हैं और उन चेंजेस के साथ हमने एडजस्ट करना है. अब जब एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस पैदा होती हैं तो बाज़ औक़ात वो चेंजेस ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी चेंजेस होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते. जब हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं तो उस वक्त हमारे पास
एक एक्सटेंडेड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है कि हम चीज़ों को किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जाएं जहां पर आप चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल ना कर सकें और एनवायरनमेंट टोटली डिमांडिंग हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू अ स्ट्रेस जिसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, जिसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और जिसका रेट भी ज़्यादा है। और क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। So students, I hope you understand these 4 important dimensions of stress जिसके मुताबिक हम स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं। अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन को देख सकते हैं in terms of the immediate response as well as in terms of long-term response. Immediate response means the momentary physiological reactions that our body ignites or initiates in response to a certain stressor. Like we discussed before, this could be hormonal secretions, this could be the resultant conditions because of the hormonal conditions like very fast heart rate or the blood circulation going towards the muscles. So a lot of physiological reactions start taking place. And we can always understand based upon those physiological reactions that some kind of response to a certain stressor is taking place inside the body. However, when we talk about the long-term response towards the stress, then we have to understand that what is the relationship between stress and ill health. Because naturally, when you are going to stay in the stress for a very long time period and your body is reacting to it on a very fast rate, then your body is working overtime. Then your body is working up to the extent where it probably cannot perform, and the duration of the stress stays long term, it may lead to physical damage, ill health. अब स्ट्रेस इल हेल्थ की तरफ किस तरह से लेके जा सकता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ द बायोमेडिकल मॉडल ऑफ डिजीज़। अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल मॉडल ऑफ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ उस वक्त इंसान के ऊपर हमलावर होती है जब या फिर डिजीज़ का मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं दैट डिजीज़ इज़ अ सर्टेन फिजियोलॉजिकल malfunction or a foreign agent enters inside the body. However, there is a third type of diseases which may be related to the personal lifestyles of the people. Yes, and when we talk about personal lifestyles, this actually should be reminding us of the cognitive aspect of the stress, which means that based upon our cognition, we develop our thinking and values and our ways and actions to behave in this world. और इन सारी चीज़ों को जब कंबाइन किया जाता है तो उससे जन्म लेती है हमारी पर्सनैलिटी. Our personality is the collection of all of these different values, attitudes, behavioral patterns, and the defining thing is that this is the personality of a certain person. Since stress के अंदर ना सिर्फ physical circumstances हैं जो किसी इंसान को या किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ इंसानों की पर्सनल परसेप्शन उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. So when we try to connect the cognitions and behavioral patterns into the concept of personality, we find out that certain people have certain specific ways of thinking that makes them more vulnerable towards long-term stress. And these days, it has been found through the researches that certain lifestyles make people prone towards certain types of diseases. मिसाल के तौर पर heart disease. Heart disease के अंदर अमूमन कार्डियोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो साहब उनके पास कंप्लेंट लेके आए हैं क्या उनकी पर्सनैलिटी A टाइप है. A type personality is a lifestyle that is characterized by a constant wish to do so many things simultaneously. Such type of people would want to engage themselves in various different activities at one point of time. इन लोगों का एक hallmark ये भी हो सकता है कि since they are workaholic, they are working a lot because they are engaged into many different activities. And if these people are sent on vacations, even on the vacations, they would start working because this is their personality. If they don't work, then they don't feel satisfied or they don't feel okay. So you send these people to vacation, you find out that they open up their laptops and they start working on the vacations as well. So when such type of lifestyle is being pursued by a person, then naturally it has impact upon his social and familial life as well. How?
Well, if someone is working too hard and for such a long time, that means that his or her attention is entirely exclusively focused upon the work. In these circumstances, this becomes difficult for the people to concentrate or pay attention to their families. Usually, workaholics come with different types of family problems that are related to the aspect that they are not being able to pay attention to their immediate families because they are always busy in work. And when such kind of family disturbances take place, this becomes an additional weight on the total stress load that a gentleman is carrying. Now, in A-type personality, if you calculate the cumulative impact of different stressors, you'll find out that a person simultaneously is trying to do so many different things. एक वक्त पर बहुत सारे काम, बहुत सारे objectives हासिल करने की ख्वाहिश, एक वक्त के ऊपर बहुत सारी कामयाबियां हासिल करने की ख्वाहिश। क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को या अपने टैलेंट्स को इन्वेस्ट करते हैं एक टाइम पे बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, तो नेचुरली जब आप परस्यू कर रहे हैं अपने आप को किसी गोल को हासिल करने के लिए और उसके दरमियान में नेचुरली कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो डेफिनेटली होंगी, और उन ऑब्स्ट्रक्शंस को जब भी इंसान फेस करता है, दे एक्सपीरियंस वन थिंग that is called frustration, because every time your goal directed behavior is thwarted, you will feel frustration. So let us suppose that a person is pursuing, say, 2 goals in his profession and another person who's pursuing 25 goals in his profession. So the person who's pursuing 25 goals is susceptible to 25 different ways of obstacles. Then 25 different obstacles would become 25 different sources of frustration, and this will be 25 different sources of distress. And simultaneously, since these people are working very hard, there are family problems and social problems also, that becomes an additional load. So these people are actually in thick soup because they are prone to a lot of stress just because of their lifestyle. Now, stress has a direct relationship with the physical health. Stress की वजह से आपकी पूरी फिजियोलॉजी एक्शन करती है, रिएक्शन करती है, और जब इंसान की पूरी फिजियोलॉजी स्ट्रेस की तरफ, डिफरेंट स्ट्रेसेस की तरफ रिएक्ट कर रही होती है, तो देन देयर आर चांसेस दैट body is working over time, and all of those different physiological organs that make possible the process of adjustment are actually taxed. Their ability to adjust has been over-tampered with. So this can lead to certain physiological disorder. And we found out that in stress, people, when they go through different physiological reactions, that involves their heartbeat, which actually is pumping blood towards the muscle, so blood is overbeating in a stressful state, then that can always make people prone to certain heart diseases. So this is how we can connect or define a relationship between how stress could lead towards physical ill health. Students, some of the hypotheses are very, very important to understand that how stress leads towards ill health. And the first model that we discussed is victimization model, which means that simple stressful life events lead to physical ill health. It is as simple as that. और जिस तरह हमने A-type personality के बारे में बात की, and we found out कि A-type personality कुछ ऐसे personality और behavioral patterns के अंदर engage होते हैं कि उनके stress generate करने के sources बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. So according to the victimization hypothesis, हम किसी भी इंसान के ऊपर जितने भी stressors impact कर रहे हैं और वो जितना भी stress cause करेंगे, उसका एक cumulative impact ले सकते हैं. Yes? So when all those things are added up, that leads to extended stress, or that leads to, or stress is the cumulative effect of all of the different stressors. The next hypothesis that we discussed was stress and strain hypothesis, which meant that there are stressful life events which lead to psychophysiological strain, which is more or less the physiological reactions in response to certain psychological conditions. And this type of stress makes people vulnerable to disease. The next model we discussed was vulnerability hypothesis, which meant that there are stressful life events which are leading to people towards ill health, लेकिन इस सारी movement के अंदर 2 और factors add हो जाते हैं. Like we discussed before,
Number one factor is the social situations. Different type of social situations could be stressful. For example, a tough job environment, a tough family environment. These can add to the stress of the people. And simultaneously, there could be certain personal dispositions that are pushing people towards stress, which means that there are three different factors that now add up. Number one is stressful life events, and number two is personal dispositions, and all of those lead towards ill health. The next one was additive burden hypothesis, according to which life के अंदर stressful events तो होते हैं, stressful circumstances तो होते हैं, लेकिन social situations और personality dispositions एक added burden की तरह impact करती हैं और इंसान को इतना stress देती हैं कि वो उसको physical ill health की तरफ ले जाती हैं. Students, finally we discussed the chronic burden hypothesis. Chronic burden hypothesis says कि ट्रांजिटरी लाइफ इवेंट्स जो हैं वो इलनेस को प्रेसिपिटेट करने में कोई इतना खास रोल प्ले नहीं करती, जिसका मतलब है कि अक्सर हम पुरानी फिल्मों के अंदर इस किस्म के वाक़यात सुनते थे कि हीरो साहब जो हैं उनकी लव अफेयर फेल हो गया है और इवेंचुअली हीरोइन हैज़ क्विट हिम एंड ही इज़ सो वेरी सैड that he becomes a patient of tuberculosis or he becomes a patient of cancer and then he eventually dies. According to this particular hypothesis, stressful life events or transitory life events play very little role in precipitating illness, but this is actually the stable predispositions and social situations of the people that push them toward physical ill health. So why do you think the hero actually suffers from tuberculosis or from cancer? This only means that the hero is probably bumping into such type of lifestyle where he can precipitate this type of illness, which means that he's sad, and in order to enjoy his sadness or celebrate his sadness, he starts smoking. And he smokes so much that he gets cancer or he becomes vulnerable to diseases like tuberculosis or any other disease, and he eventually kills himself. So this is not actually the sad story that the heroine or the beloved of the hero left him or they broke apart from each other. The sad story is actually the reaction of the hero to deal with that scenario, which made him so vulnerable to different types of diseases that he eventually killed himself. So according to this hypothesis, the transitory life events have little impact on the people, but when the transitory life events are taking place, it is actually people's social situations and their personal predispositions that make them totally vulnerable to such type of certain ill health. The final hypothesis that we had was event proneness hypothesis, according to which stressful life events exacerbate already existing health conditions, which means that people have different types of health conditions. Most of the people are healthy, but everybody has certain vulnerability towards certain type of disease or disorder. And the stressful life events actually exacerbate or work like a catalyst towards putting the people on the fast track towards precipitating illness. So these were few of the hypotheses that we discussed with reference to how stress leads to physical ill health. Students, we also discussed the psychological assessment. How can we measure stress? Stress को measure करने के लिए psychiatric symptoms की inventories डिज़ाइन की जा सकती हैं. मिसाल के तौर पर एंग्जाइटी के मुख्तलिफ सिम्टम्स को जॉट डाउन किया जा सकता है और उन सिम्टम्स को कन्वर्ट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस. लाइक वी कुड ऑलवेज आस्क पीपल, डू यू हैव प्रॉब्लम्स स्लीपिंग एट द नाइट, डू यू गेट अप वेरी टायर्ड, डू यू फील दैट योर सेल्फ एस्टीम इज गोइंग लो, डू यू फील एवरी टाइम यू आर पिस्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्टिव और अचीविंग अ गोल दैट यू कैनॉट अचीव इट. So all those symptoms that a person suffers from while So all those symptoms that a person goes through while he suffers from anxiety are actually jotted down and converted into the shape of questions and given to different people. These questions actually help psychologists understand that what type of symptoms are prevalent or present in certain type of people, so that they could understand that if they are suffering from certain problems or certain stressful circumstances or certain psychological disorders. So, psychological assessment करने के लिए सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज में साइकियाट्रिक सिम्टम्स को नोट डाउन किया जाता है और उनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और लोगों से उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट उनके रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं.
दरअसल जितनी भी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज बनाई जाती हैं उनमें एक कॉमन डिनोमिनेटर ज़रूर होता है, एंड दैट इज़ द एक्सटेंट टू विच respondents feel themselves to be in an intractable situation marked by negative affect and uncertainty. तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो ये हैं कि नंबर वन, इंडिविजुअल्स ये महसूस करते हैं कि वो लाइफ के किसी इम्पॉसिबल सिनारियो के अंदर ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ से निकलना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Students, this very factor should be reminding you of chronic stress or stress with reference to duration. जब स्ट्रेसर की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इंसान अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि उस स्ट्रेसर के साथ किसी तरह से डील कर सकें, उसको किसी तरह से ख़त्म कर सकें, लेकिन उसकी ड्यूरेशन ख़त्म नहीं हो पा रही, then they start feeling very very helpless, which is exactly what this point says, that human beings start feeling that they are trapped or entrapted into an impossible scenario. जब कोई भी इंसान इस किस्म के इम्पॉसिबल सिनारियो के अंदर फंसता है और वो बारहा कोशिश करने के बावजूद अपने आप को नाकाम समझता है उस सिचुएशन से डील करने के लिए, तो क्या इसका जो इफ़ेक्ट होगा, उस इंसान का जो मूड होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स उसका मूड बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा. ही विल बी हार्बरिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट हिमसेल्फ. एंड देन द लास्ट इज़ अनसर्टेनिटी, क्योंकि स्ट्रेस की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है. ये इंसान को ये फीलिंग देती है कि दैट human being is trapped into impossible circumstances. Plus, human beings carry very bad and negative feelings about themselves that they could not solve it, and when they find out that they could not solve it, they think of themselves as lesser human beings. They start doubting their very talents and potentials. They start doubting their own personal confidence. So confidence shatters, and eventually the third most important thing that happens is uncertainty. So people simply give up and they have no idea when the stress will be over. Yes? So if you look around yourself and every time you find out a person who might be undergoing a chronic stress, you can always ask people these three basic questions. And if you get the answer as yes to all these three responses, you can always say that there is something wrong, or these people are prone to certain psychological disorders, or at least these people are being exposed to chronic stresses. Students, psychological assessment करने के लिए measures of coping बहुत ज़्यादा important role play करते हैं. पास लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस को डील करने की कोशिश करते हैं, पास लोग ऐसे होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं. दरअसल स्ट्रेस जब एक लंबी ड्यूरेशन के लिए रहता है तो फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज तो डिप्लीट होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज भी डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं और इवेंचुअली जो चीज़ सामने आती है वो बहुत ज़्यादा मायूसी, डेस्परेशन और हेल्पलेसनेस होती है. लेकिन बाज़ इंसान ऐसे होते हैं जो इस मायूसी, डिप्रेशन और हेल्पलेसनेस के अगेंस्ट अपने मज़ीद साइकोलॉजिकल रिजर्व्स बनाते रहते हैं. सो एवरी टाइम देयर इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस, देयर आर सर्टन पीपल हु वुड लाइक always to find out new ways and means to constantly go on dealing with the stress. This ability is present in almost all of the human beings. If you look around yourself, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसर्स होते हैं जिनको आप कॉन्स्टेंटली डील कर रहे हैं. I would like to remind you of our discussion with reference to daily hassles. अगर सुबह से लेकर शाम तक अपने दिन को गौर से देखें तो आप काफ़ी सारे स्ट्रेसर्स का सामना आपको रहता है. कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप इन सारे स्ट्रेसर्स से डील करते हैं. एंड एवरी अदर डे यू एक्चुअली ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू इन ऑर्डर फॉर हाउ टू डील विद द सिचुएशंस इन योर लाइफ more effectively. And as long as you go on learning new and new things to deal with your stress, you are actually a successful person. You have done that. So behavioral coping response is very important in understanding stress. और यहाँ पर psychologists ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों के ऐसे behavioral patterns जो उनको help out कर सकते हैं अपने stress से deal करने में. मिसाल के तौर पर जिस तरह कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करते हैं और नए टूल्स और मैथडोलॉजी सीखते हैं मुख्तलिफ़ क्रॉनिक स्ट्रेसेस को डील करने के लिए. अगर ये लर्निंग कैपेसिटी को हम गौर से देखें तो ये कुछ लोगों के अंदर कम पाई जाती है, कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है. बाज़ इस तरह से होता है कि जब स्ट्रेस के अंदर लोग जाते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर, तो ये जो एबिलिटी है इंसानों की टू डील विद द स्ट्रेस, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है. विच मीन्स
that the existing psychological resources are not helping him deal with this scenario. That means that this gentleman needs to learn something new. जिस तरह से हम पॉवर्टी की एग्जांपल ले सकते हैं, पॉवर्टी में इंसानों के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर सकें, और बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी सारे मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं उन इंसानों को, और यूजुअली ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको चाइल्ड लेबर की तरफ पुश कर दिया जाता है, क्योंकि people need more earning hands in order to fulfill their basic needs, and these children will not be properly educated. Once they are not properly educated, they would not get into proper employments. If they are not in proper employments, then they are not being able to make enough money to fulfill their basic requirements. So poverty perpetuates poverty in terms of different behavioral patterns. However, if we take poverty as a constant source of stress, इसके साथ इंसान डील करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ इंसान ऐसे होंगे जो अपने कॉपिंग रिस्पॉन्सेस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे. These will be the people who would try कि since I am pushed towards the child labor, I have had very difficult or tough childhood, but if I have to change the things, then I have to change myself. So there would always be some individuals who fight against the deadlock, and the extent of these behavioral coping responses, while they are present in every human being, but how much are they activated, it depends from person to person. So when we are doing the psychological assessment of stress, then we need to find out that what is the level of behavioral coping responses, what is the level of personal psychological resources available to a person to deal with the stress. Students, this point onwards, I would like to talk to you about the moderators of stress response. कि आप stress response को moderate किस तरह से कर सकते हैं. I hope you understand that by stress response, I mean that a person is pitched against a difficult scenario, pitched against a certain type of stressor, and then what type of response is originating out of him. The response pattern is very important for the psychologists to understand, so that they could find out that how can they build up the person's capacity even further to deal with the stressors. And whenever we talk about the response pattern, we can measure the response pattern according to different dimensions. Just like we had different dimensions of stress. And do you remember what those dimensions of stress were? Yes, of course. We talked about intensity, we talked about duration, stuff like that. When we talk about the moderators of stress response, we have some very important points. As you can see on the slide, these are attitude towards the source of stress, control, and we will talk about the hardy personality, the social support, the relaxation response. Students, moderators of stress response include, number one, attitude towards the stressor. हम stressor को किस तरह से देखते हैं? क्या हम उसको एक इम्पॉसिबल स्ट्रेसर समझते हैं, या क्या हम उसको समझते हैं कि हम इस स्ट्रेसर के साथ डील कर सकते हैं? इस तनाज़ुर के अंदर बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर एक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट जिसके टर्म एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, which means that his studying routine and the objectives that he has to achieve through his academic activities, he's not being able to meet with them somehow. So he tries for it, but he is not being able to adjust with it. At this particular time, it is very important to talk to this particular kid and find out that how does he actually think about his academic routine. Someone needs to sit with the kid and talk to him that what do you find difficult in your studies. And once the kid starts telling that I find coming to school in the morning difficult, or I'm not being able to cope with the peer group pressure, or maybe the courses are very, very difficult for me, you actually try to have an index of different types of stressors that a student faces at the school. But simultaneously, you try to understand that what is the student's personal perception about these stressors. Does he think that he can do it, or does he think that he cannot do it? So students, perception is very, very important. And in this example, the hypothetical student, if he tells you that I feel that this is very, very difficult for me and I can never meet the requirements of my teacher, or my exam kabhi bhi pass nahi kar sakta,
तो फिर आप उस स्टूडेंट के साथ आगे किस तरह से बातचीत करेंगे. ऑफ कोर्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट टू फाइंड आउट दैट हमें सबसे पहले उसके कॉग्निटिव पैटर्न के ऊपर वर्कआउट करना है. हमें सबसे पहले उसको मेंटली ये बात समझानी है कि तुम ये पढ़ाई कर सकते हो. वी हैव टू बिल्ड अप हिज पर्सनल कैपेसिटी अगेंस्ट द डेडलॉक. Then, once the student has built up his cognition positively towards the source of stress, only then we can start digging out different types of problems and we can start fixing up those problems. Yes, we can always find out a health program. आपने phobias के बारे में सुना होगा? Do you have any phobias? Okay, what are phobias? Phobias से मतलब है कि क्या अभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जब आप हाइट पे जाते हैं तो आपको डर महसूस होता है, या कभी एकदम कमरे के अंदर अंधेरा हो जाए तो आपको डर महसूस होता है, या आप बंद जगहों के अंदर जाकर डर महसूस करते हैं. Yes, everybody has proneness towards certain different types of phobias. This does not mean that all of the people out there have different phobias, but it has been found out that people have certain proneness towards certain things, towards certain types of fears. और फोबियास के अंदर एक बहुत मशहूर और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट फोबिया है जहाज़ पर ट्रैवल करने का फोबिया. बास लोगों को जहाज़ पर ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है. एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट फोबिया इज़ एक्चुअली समवन्स इरैशनल फियर टुवर्ड्स समथिंग. बास लोगों को जहाज़ पे सफ़र करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और आजकल लाइफस्टाइल इस तरह से है कि लोगों को इवेंचुअली जहाज़ पे सफ़र करना पड़ जाता है. If you are on the job, you have to travel from one place to the other place, and a lot of times you will find out that airplane transportation or means of transportation is very, very fast, because if you don't go by the airplane, then the ground route takes a long time. Then there are so many people जो अपने घरों से दूर मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं. अगर इनको जहाज़ पे ट्रैवल करने का फोबिया हो तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम बैक टू देयर ओन कंट्रीज़ एंड मीट विद देयर रिलेटिव्स एंड ऑल. जब हम किसी ऐसे बंदे को इंटरव्यू करें जिसको जहाज़ पे सफ़र करने का फोबिया हो, तो सबसे पहली चीज़ वो आपको ये बताएगा कि जहाज़ का नाम सुन के मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है. मैं जहाज़ को देखकर, जैसे ही मैं जहाज़ को इवन टेलीविज़न पर देखता हूँ और किसी ऐसी सिचुएशन में लोगों को देखता हूँ कि वो जहाज़ में बैठे हुए हैं, इवन दैट क्रिएट्स फियर इनसाइड मी. एंड व्हेन आई एम अफ्रेड माई हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग वेरी फास्ट. I feel that I am very nervous, I'm running out of breath. Yes? So what people are actually telling you is that their perception about the source of fear is very, very negative. Just like we discussed in the moderators of stressors, is the first and most important thing is the attitude towards the stressor. जब किसी की perception source of stressor की तरफ बहुत ज़्यादा impossible बन जाती है, इसका मतलब है कि that person is constantly having or harboring a feeling that this thing is impossible for me and this thing makes me feel extremely scared, then what is the response? The reaction response is that people start running away from such things, which is actually the case with this hypothetical example of a person who is afraid of flying on the airplanes. He would simply avoid getting on the airplane, and even just watching people sitting in the airplane on a television commercial or a television movie makes them feel very, very afraid about it. So the most important thing that a psychologist has to deal with is that, first of all, they have to build the people's perception positively towards it. और usually जब phobias का इलाज किया जाता है तो psychologist सबसे पहले phobic persons की imagination के अंदर ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर अमूमन वो 10 point scales डिज़ाइन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर एक साहब को जहाज़ पर सफ़र करने का बहुत ज़्यादा फोबिया है तो हम उस फियर को 10 पॉइंट स्केल के ऊपर देख सकते हैं. पॉइंट नंबर 1 का मतलब है कि दैट पर्सन इज़ फियरलेस टुवर्ड्स एयरप्लेन. पॉइंट नंबर 10 का मतलब ये है कि दैट पर्सन's existing condition, which is that he's extremely horrified looking at the airplanes. So they try to build up his imagination. Usually the people who are phobic, they are put through very comfortable environment, and they are instructed to close their eyes and imagine that they have to travel on an airplane. And even this imagination is built up very, very gradually through a story that you have to go from one place to the other place.
You find out that you cannot go by the ground route, you have to travel on the airplane. How are you feeling now? So gradually, they take him towards the airplane in their imagination, and simultaneously they go on giving the person some supportive therapy. And eventually the ultimate objective of the psychologist is to bring the person from the point of 10 to the point of 1. Now this training is usually done in imagination, but then psychologists take them towards the airplane actually physically and stay with them until the person comes from point 10 to point 1 in the real life also. So that's how phobias are treated. With reference to stress, I told you that people's perception about the stressor is very, very important, and when there is something wrong with the perception, then that perception needs to be fixed up first. The second important thing is perceived control over the stressor. किसी भी स्ट्रेसर के ऊपर हमारा कंट्रोल कितना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर हम स्ट्रेसर को कंट्रोल कर सकते हैं तो वी आर फाइन विद इट, लेकिन अगर हम स्ट्रेसर को कंट्रोल नहीं कर सकते, then it becomes a problem for us. Usually these are the circumstances when you just have to face the circumstances. And while you're facing the circumstances, you cannot do anything about it. You simply have to build up your reserves to change yourself according to it. A lot of studies have been done on the people who were taken prisoners of wars, especially in the World War II. There were different Nazi concentration camps and where the prisoners of war were kept, and they were put through very difficult circumstances, very difficult life-threatening conditions also. These people, when they were rescued from their prison camps, eventually by the end of the war, it was found out that they had become patients of chronic stress, and there were different types of psychological disorders that these people were harboring in their minds. So people in a prison camp are actually pitched against a routine that is against their control. They are pitched against different perceptions that they are not good people. They are prisoners and they are the soldiers of the enemy country, and they will have to go through these circumstances. They are put through tough, difficult circumstances and situations, and all of those things they cannot control. They cannot even control the time they get up in the morning or they sleep in the night. They cannot even control what type of food they are eating. They cannot even control their movements. Sometimes people are thrown into solitary confinements where they have to stay alone. So their controllability over the stressor is actually very, very low. So when we talk about moderators of the stress response, it is very important for us to understand that how much a person feels that I can control it. Connecting it with the example of phobia, if a person thinks that I can control my fear, then you can build up his resistance against that fear up to the point where he becomes okay, fearless. However, if the person's imagination is built up with reference to uncontrollability, that this is something that I cannot control at all, I cannot deal with at all, then that becomes a problem and that needs to be dealt with. So students, you must have noticed that controllability is a very, very important factor in helping people understand that what type of their response will be towards the stressor. The next important thing is the general level of fitness of an individual. That really matters a lot, how much physically fit a person is. Now, if a person is physically fit, then that means that person is more energetic. Simply having more energy means that you can actually give yourself to tough circumstances while your body would be working out to deal with the stressor for a longer time period. Yes? And over here, the physically fit people come up with better resistance towards the stressors because they have higher energy reserves. And if they have higher energy reserves, that means that their adjustment would be very powerful, or their adjustmental effort would be very powerful and strong towards it. The researches that were done on the people who were taken as prisoners in the prison of war, war prisoners camps, it was found out that these soldiers who were taken as prisoners were given very little food, which means that their nutritional requirements or needs were not properly fulfilled. And once their nutritional requirements were not properly fulfilled, their physiological resources, their power or energy to deal with those circumstances was gradually depleting. And since they were running out of their energy, they were running out of their health, their control over the scenarios, situations actually started going down. And
since they lost their physical fitness that played a huge role in making them more vulnerable towards the stressors. Students, when we talk about the physical fitness, let me tell you about the concept of hardy personality. This means when the going gets tough, the tough get going. Students, so far we have discussed stress from various different perspectives. In fact, we have tried ourselves to get into the concept of stress and try to understand it right from there. And in this entire discussion, you must have felt that I'm telling you a lot about stress, and that is probably making you more vulnerable towards the stress. Actually, that is not the objective. We have a very academic objective, and that is to understand that what happens to the people when they are going through the stress. However, from this point onwards, I would like to tell you that stress is something that always happens, that is going to surround you always and forever. So it is actually your resistance towards the stressful circumstances or the stressors that would make or define that you are a successful person or you become a failure. And the concept of hardy personality comes in that perspective also. Have you ever thought that who could be your favorite leader? Yeah? Do you like different leaders? I could give you different names, different examples of leaders, like Muhammad Ali Jinnah. He was a great leader. Then we have from the history of Pakistan, great poet Allama Iqbal. He exercised an entirely different type of leadership skills, which means that he was building up the intellectual reserves of a nation that was going to achieve another country where they would live forever. When we talk about the leaders, we could always talk about our great sports heroes. When it comes down to cricket or hockey, there was a time when we won the Olympic gold medal in hockey, and there was a time when we won the World Cup cricket medal also. So we are constantly watching around us people who we can call heroes. Yes, leaders are also heroes. So who are the heroes and what makes these people heroes? Whenever you think about the word hero, I think the imagination that builds up in your mind, or that should be building up in your mind, is that of a movie in which hero is a person. आप उसको लाइफ के किसी भी मुश्किल तरीन हालात के अंदर डाल दें, वो हीरो किसी ना किसी तरह से उसमें से बाहर निकल आएगा. और जब हम हीरो की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें एक चीज़ कांस्टेंट नज़र आती है कि लाइफ के अंदर हालात तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, circumstances are very tough, but this hero eventually takes over all those tough circumstances and charges towards the success based upon the power of one thing. What is that? The power of character of the hero. And in that character you find out that in his mind he is very strong. He refuses to give in to all tough circumstances. In fact, if you look at the life of the heroes, you will find out that heroes are not always successful. So what is it that makes them heroes? Matter of fact, I could tell you the names of countless religious leaders as well as political leaders जिनके objectives उनके lifetime के अंदर fulfill नहीं हुए थे. And we can actually quote various different names over here. जिन लोगों ने मुख्तलिफ objectives हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू की, लेकिन अपने objective तक पहुंचने से पहले ही these people called it the day with their lives. Which means that these people died before they actually achieved their objectives. So what is the hero and what makes a successful person, or what is greatness? Greatness is a very different concept. Greatness cannot be the achievement of a certain objective, which means that all those heroes that are popular in the world were not successful in their contemporary circumstances. A lot of heroes out there exist जो अपने कंटेम्प्रेरी सर्कमस्टेंसेस के अंदर फेल हो गए, लेकिन आज दुनिया उनको हीरोज़ के तौर पर जानती है, आज दुनिया उनको हीरोज़ के तौर पर याद करती है. If you look around yourself, you'll find out various examples. So what is it that makes them heroes while they failed in their contemporary circumstances? This thing is probably that they never gave in to the tough circumstances. They never said that we would give in to the tough circumstances and we would not charge towards the objectives, which is why a lot of people lay down their lives in achieving their objectives. And objectives might not be achieved in a person's lifetime.
In that case, the objectives might be achieved by the successive generations. Yes, like Muhammad Ali Jinnah got the Pakistan for us, and we are the successive generation, and we are trying to make something better out of Pakistan. A lot of times we would fail, और जब हम फेल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा अजीब सा मुल्क है और यहाँ पे लोगों के हालात बहुत अजीब हैं, यहाँ पर तो हर चीज़ ख़राब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर्टी है, टेक्नोलॉजी नहीं है. We can actually come down to pointing out so many different things, and in those times we can either think about quitting the country or we can think about cursing the country, we can bump into depression. This is our own choice. However, there will be some people who would not give in to this. These are the people who are called hardy personalities. Yes? So what is it in a hero? Hero is a hard personality. Like I said before, when the going gets tough, the tough get going. There are some people who would not give in no matter what comes in the way. The concept of hardy personality is something like a very good news in this entire depressive equation of stress. Yeah? That is the light or the glimmer of the hope in this entire concept. The hardy personality. There are some people, there are some tough nuts who would not crack, who would simply refuse not to be cracked. It does not mean that they are physically so strong that they do not crack. It means that they are strong over here. They think that they will always charge towards their objective steadfastly and they would never lose their focus or their concentration. The hardiness factor is something that we can define with reference to a person's general level of fitness, a person's sense of commitment, a person's perception of difficult situations as challenges and opportunities, and a person's belief that one has control over one's life. Students, जब आप अपनी लाइफ को देखते हैं तो नेचुरली आपको बाज़-औक़ात काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक नज़र आती होंगी और काफ़ी सारी शायद आपको नाकामियाँ भी नज़र आती हों. एंड यू माइट बी थिंकिंग, जब भी आप उन नाकामियों के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट सेल्फ पैदा होती होंगी. दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल. यस, आई कैन टेल यू वन मेथड टू डील विद दिस. Next time you look at your mistakes, you change the name of the word mistake into something else. Now, what is that? Mistake or problem or something that you could not do from this point onwards could be a new word for you. And the new word is opportunity for growth. Yes, we can take every problem as opportunity for growth. और problem के अंदर जब हम किसी भी problem के अंदर जाते हैं तो हम naturally उसको शायद 100% solve ना कर सकें. Yes, but every time we charge ourselves and we actually countenance the problem, that is our opportunity for growth, because while trying to solve this problem, हम अपने intellectual reserves को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी mental capacity को बढ़ा रहे हैं. और अगर हम एक दफ़ा इसको नहीं कर सके, next time हम इसको बेहतर कर सकेंगे. So problem is an opportunity for growth. मुख्तलिफ लोग आपको ये कह सकते हैं, यार मेरी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा इतना नहीं है, मैं अच्छे स्कूल में नहीं हूँ और मेरे वालिदैन गरीब हैं और ये मुल्क किस तरह का है. Yes, all of these things are actually defining a scenario and canvas for you where problems are opportunities for growth for you, because when you go out trying to solve those problems, you will actually grow up. Yes, and the next important thing is that every time you look upon your life, you come to think about it that every time I make a mistake, I would learn something out of that. So the bottom line of this is mistake plus learning is equal to growth. Every time you go deal with the problems, think about this formula. Mistake plus learning is equal to growth. And if you make mistakes and don't learn anything, which means mistake minus learning, then what is that? That is the antithesis of growth. Students, the hardiness factor, I hope you would have understood it. And that bottoms up our discussion on this chapter. In our next lecture, we will start our next chapter. But for the time being, we are running short of time. I hope you would have enjoyed today's lecture. और जाते जाते मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और इसी तरह हंसते खेलते रखेंगे. Enjoy your life. Thank you very much. Allah Hafiz.